वेलकम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग जो हमने पिछली वीडियो के अंदर टॉपिक स्टार्ट किया था उसी को ही आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। पिछली वीडियो में हम बात कर चुके हैं कि मनी सप्लाई होती क्या है, उसको हम किस तरह से मेज़र कर सकते हैं, कौन कौन से कंपोनेंट जो होते हैं मनी सप्लाई के होते हैं, और इंडिया के अंदर जो नोट इशू करने के मेथड्स जो हैं कौन कौन से थे। अब हम आज जो डिटेल में डिस्कस करेंगे वो ये डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि मनी की सप्लाई को प्रभावित करते हैं, कम या ज़्यादा करते हैं, और मनी मल्टीप्लायर क्या होता है। तो सबसे पहला जो फैक्टर होता है जो कि मनी की सप्लाई को बहुत प्रभावित करता है उसको हम क्या बोलते हैं, हाई पावर मनी बोलते हैं। हाई पावर मनी क्या होती है, ये क्या होती है, किसी भी इकोनॉमी के अंदर मॉनेटरी बेस होती है। मॉनेटरी का क्या होती है, बेस होती है। और इस हाई पावर मनी के अंदर हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं, ठीक है, ये हमारी मॉनेटरी अथॉरिटी पर एक लाइबिलिटी होती है। ठीक है, हाई पावर मनी इज द लाइबिलिटी। लाइबिलिटी होता है जब आपके ऊपर कोई खर्च हो, ठीक है, तो लाइबिलिटी है हमारी ये ऑफ अ मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ अ कंट्री। और ये क्या होती है, किसी भी कंट्री का मॉनेटरी बेस होती है। और इसको कौन क्रिएट करता है, आरबीआई जो है हाई पावर मनी को क्रिएट करती है। हाई पावर मनी के अंदर हम क्या क्या चीज़ इंक्लूड करते हैं, हाई पावर मनी के अंदर हम करेंसी में क्या क्या चीज़ होती है आपको पता है, नोट्स होते हैं, कोइंस होते हैं, और करेंसी डिपॉजिट्स, करेंसी में जो डिपॉजिट्स लोग करते हैं वो भी, और विद जो रिजर्व्स होते हैं। कमर्शियल बैंक क्या करते हैं, अपने कुछ ना कुछ रिजर्व्स आरबीआई के पास जमा कराते हैं, तो इसके अंदर हम उनको लेते हैं। देखो मनी सप्लाई में और हाई पावर मनी में क्या डिफरेंस है। देखो मनी सप्लाई के अंदर क्या होता है, जब हम मनी सप्लाई की बात करते हैं तो करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट आता है, ठीक है। और जब हम हाई पावर मनी की बात करते हैं तो क्या होता है, करेंसी प्लस कमर्शियल बैंक के किसी भी तरह के रिजर्व जो कि आरबीआई के पास है वो हाई पावर मनी में आते हैं। तो ये मेन डिफरेंस, डिमांड डिपॉजिट की जगह यहाँ पर कमर्शियल बैंक के क्या आते हैं, रिजर्व्स आते हैं। अब हाई पावर मनी जो होती है वो मनी मल्टीप्लायर से काम करती है, ठीक है। तो हाई पावर मनी की मात्रा भी जो होती है, मनी सप्लाई बढ़ेगी या घटेगी उसको प्रभावित करेगा। अगला जो पॉइंट है जो हमारी मनी की सप्लाई को प्रभावित करता है वो क्या है, मनी मल्टीप्लायर। मनी मल्टीप्लायर क्या होता है, मनी मल्टीप्लायर इज द रेशियो ऑफ चेंज इन मनी सप्लाई। यहाँ पर मनी सप्लाई होगा आपका और यहाँ आपके पास हाई पावर मनी होगी। इनका जो रेशियो होता है, अगर ये रेशियो हमें पता है तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा मनी मल्टीप्लायर होता है। और मनी मल्टीप्लायर से ही आपको ये पता लगता है कि एक इकोनॉमी के अंदर आपको इनिशियल मनी पता है और मनी मल्टीप्लायर पता है। जैसे इनिशियल में आपको पता है मनी कितनी है और मल्टीप्लायर इफेक्ट ने कितना काम किया, तो टोटल मनी सप्लाई कितनी की इकोनॉमी में हो रही है, तो वो मनी मल्टीप्लायर के जान से हमें पता चलता है। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने बात की मनी सप्लाई। मनी सप्लाई में क्या होता है, सी प्लस डी। और आपको पता है हाई पावर मनी में क्या क्या होता है, हाई पावर मनी में सी करेंसी प्लस जो कमर्शियल बैंक के रिजर्व्स होते हैं, कहाँ पर, आरबीआई के पास, रिक्वायर्ड रिजर्व्स ऑफ कमर्शियल बैंक प्लस एक्सेस रिजर्व्स ऑफ कमर्शियल बैंक विद आरबीआई। तो यहाँ पर इन दोनों का अगर हम रेशियो करते हैं तो हमारे पास क्या निकल जाता है, मनी मल्टीप्लायर। देखो जैसे मैंने लिखा भी हुआ है, मनी मल्टीप्लायर इज इक्वल टू एम अपॉन एच। एम का मतलब क्या है, सी प्लस डी। सी का मतलब हो गया करेंसी, डी हो गए हमारे डिमांड डिपॉजिट्स। अब देखो, और हाई पावर मनी क्या होती है, देखो हाई पावर मनी होती है कि सी करेंसी, आर रिक्वायर्ड रिजर्व्स ऑफ कमर्शियल बैंक विद आरबीआई प्लस यहाँ पर एक रह गया एक्सेसिव रिजर्व। कुछ रिजर्व्स होते हैं जो एक्सेसिव भी होते हैं ऑफ कमर्शियल बैंक, जो कमर्शियल बैंक के पास जो एक्सेसिव रिजर्व होते हैं वो भी किस में आते हैं, हाई पावर मनी में आते हैं। तो ये दोनों चीज़ जो होती है हाई पावर मनी में आती हैं। अब होता है कि अब इससे जो फॉर्मूला जो है किस तरह से हम मनी सप्लाई को निकालते हैं वो चीज़ हम देखेंगे। देखो सबसे पहले मैंने क्या किया, हमने मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला लिखा। हमने लिखा m बाय एच। m का मतलब हो गया मनी सप्लाई, जो हमने क्या लिखा, c प्लस डी, ठीक है, करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट। और हाई पावर मनी में मैंने क्या लिखा है, c करेंसी प्लस रिक्वायर्ड रिजर्व प्लस एक्सेस रिजर्व, ठीक है, ये हमने लिख दिया फोन में। तो यहाँ से अगर हम इस चीज़ को सोल्व करेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, मनी मल्टीप्लायर निकल जाएगा।
अब हमने क्या किया है, यही चीज़ मैंने ऐसे यहाँ पर पेन से लिखी है और यहाँ पर मैंने उसको चिपका दिया ताकि आपको दोनों चीज़ अच्छे से समझ आए। अब देखो, अब हमने क्या किया है, हर एक कंपोनेंट को यहाँ C + D, C + RR और ER, हर कंपोनेंट को D से डिवाइड कर दिया। जब मैंने D से डिवाइड किया तो ये बन गया C + D, ये बन गया D + D, ये बन गया C/D, ये बन गया RR/D और ये बन गया ER/D। ठीक है, ये चीज़ें बन गई। तो अब हमने क्या किया, देखो D/D तो यहाँ कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये बना जाएगा, ये हो जाएगा C/D, ये C/D प्लस RR/D प्लस ER/D। आपको पता है ये रिक्वायर्ड रिजर्व है, ये एक्सेस रिजर्व है। अब देखो हमने कैसे इसको आगे सोल्व किया है। आगे हमने क्या किया इसको, वो एक तो करके माइनस क्या आ रहा था हमारा, एक हमारा आ रहा था यहाँ पर, एक तो हमारा माइनस करके क्या आ रहा था। अब हमने क्या किया है, अब हमने इसमें देखो क्या किया है, इसमें जो ये C/D है इसको तो हमने क्या लिख दिया, जो हमारा यहाँ पर देखो ये C/D था ना, इसको हमने लिख दिया स्मॉल c। ठीक है, ताकि थोड़ी इक्वेशन छोटी हो जाए। ठीक है, ये हमने लिख दिया स्मॉल c और ये D/D जो है यहाँ पर हमने लिख दिया +1 क्योंकि ये कट जाएगा। ये C/D को आपको पता है हमने क्या लिखा है, C/D को हमने स्मॉल c लिखा है। RR/D को हमने क्या लिखा है, स्मॉल जो है r लिख दिया। ठीक है, क्या लिख दिया, स्मॉल r लिख दिया, प्लस ER/D को मैंने क्या लिख दिया, इस ER/D को हमने क्या लिख दिया है, इसको हमने लिख दिया है स्मॉल e। तो आपको पता लगा आपकी क्या इक्वेशन बनी, अब एक तो C बनी आपकी +1 और अपॉन में C + R + E। ठीक है, आपकी यहाँ पर ये वाला आप चीज़ यहाँ इतना आपको समझ आ गया होगा। अब देखिए, अब हमने क्या देखा, अब सिर्फ हमने क्या किया, उसको एक्सचेंज कर दिया। देखो वही चीज़ बनी, 1 + C + R + E। तो यहाँ इस तरीके से भी अगर आपके पास ये वाले कंपोनेंट्स हैं तब भी आप क्या निकाल सकते हो, मनी मल्टीप्लायर जो है वो निकाल सकते हो। अब मैंने आपको कहा था कि आपको मनी सप्लाई अगर निकालना हो तो आप क्या करोगे, आपके पास मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू आ गई। ठीक है, अगर आपके पास इस मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू ये आपके पास है, अगर आप इसको हाई पावर मनी मतलब H से मल्टीप्लाई भी कर दोगे ना, तब भी आपके पास क्या आ जाएगा, मनी सप्लाई इकोनॉमी में कितनी है। देखो ये वाली इक्वेशन तो आपको पहले ही आ गई क्योंकि आपको पता है 1 + C अपॉन C + R + E, ये आपकी क्या हो गई, मनी की सप्लाई होगी, इनटू H का मतलब क्या है यहाँ पर, हाई पावर मनी। और हाई पावर मनी आपको पता है क्या होती है। ठीक है, अगर आप इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करते हो तब आपको क्या पता लग जाएगी, मनी की जो सप्लाई है वो कितनी है। और जो थर्ड पॉइंट है हाई पावर मनी, अब देखो आपको मनी सप्लाई पता लग गया, आपको मनी मल्टीप्लायर पता लग गया। अब आपको अगर आपको हाई पावर मनी भी निकालनी है फॉर्मूले से तो हम कैसे निकाल सकते हैं। हाई पावर मनी को निकालने के लिए आपके पास मनी सप्लाई है, आपको मनी मल्टीप्लायर पता है कैसे निकालना है, इन फॉर्मूलों से कैसे निकालना है। अगर हम दोनों का रेशो कर देंगे मनी सप्लाई का और मनी मल्टीप्लायर का, तब भी क्या निकल जाएगी, हमारी हाई पावर मनी जो है निकल जाएगी। ये वाले फॉर्मूले इसलिए करने ज़रूरी हैं क्योंकि क्या होता है, क्वेश्चन जो है पेपर में स्टेटमेंट दे देते हैं, आपको सोल्व करना पड़ता है। तो आपको मनी मल्टीप्लायर डिफरेंट तरीके से निकालना आना चाहिए, हाई पावर मनी भी आपको आनी चाहिए क्योंकि इन दोनों से ही हम मनी सप्लाई देख सकते हैं ना कि इकोनॉमी में कितनी है। अब हो गया कि हाई पावर मनी और मनी मल्टीप्लायर को एक और फॉर्मूला होता है जिससे हम निकाल सकते हैं। अगर आपको 1 जो आपको पास रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो है ना RR, अगर आपको वो भी पता है तब भी आप क्या निकाल 1/RR इक्वल मनी मल्टीप्लायर। ठीक है, रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो जो है अगर आपको पता है, आप इस फॉर्मूले में डाल के भी आप क्या कर सकते हो, मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू जो है निकाल सकते हो। तो आपने देखा आप 2-3 तरीके से मनी मल्टीप्लायर को निकाल सकते हो। तो ये मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू भी जो होती है मनी सप्लाई को प्रभावित जो है करती है। अगली जो चीज़ है जो कि मनी सप्लाई को प्रभावित करती है, जो कि मनी की सप्लाई को या तो घटा सकती है या बढ़ा सकती है, वो है कैश रिजर्व रेशो। कैश रिजर्व रेशो होता है हर एक बैंक को अपने डिपॉजिट्स को जो है क्या करना पड़ता है, कैश मतलब RBI के पास रखना पड़ता है एक रिजर्व्स के रूप में। ठीक है, जिसका CRR जितना ज़्यादा होगा, मान लो RBI के पास हर एक बैंक को क्या करना पड़ता है, अपना पैसा रखना पड़ता है। ठीक है, मान लो RBI ने कहा 5% आपको रखना है मेरे पास, जितना ज़्यादा ये परसेंटेज होगा, जितना ज़्यादा पैसा आप रखोगे उतनी कम सप्लाई जो है मनी जो इकोनॉमी के अंदर है वो होगी, क्योंकि
बैंक क्या है, इस वाले रेशो को रखने के बाद भी उनके पास पैसा बचेगा, उसी से तो वो क्रेडिट देंगे लोगों को। तो ये कैश रिजर्व रेशो वो रेशो होता है जो हर एक बैंक को आरबीआई के पास रखना पड़ता है। और कैश रिजर्व रेशो जितना ज़्यादा होगा, मनी की सप्लाई इकोनॉमी में उतनी ही कम होगी। तो कैश रिजर्व रेशो का अमाउंट भी मनी की सप्लाई को प्रभावित जो है वो करता है। अगला जो पॉइंट है वेलोसिटी ऑफ मनी। वेलोसिटी ऑफ मनी होती है कि हमारे पास मान लो एक कॉइन है, ठीक है, जैसे मान लो आपके पास एक सिक्का है, आपके पास कोई नोट है या कॉइन है, तो आप क्या करते हो, कोई चीज़ परचेज करते हो, ठीक है, वो किसी की इनकम हो जाता है वो सिक्का, ठीक है। आपके पास 10 रुपीज़ का एक नोट है, आपके पास 10 रुपीज़ का नोट है, आप कुछ चीज़ परचेज करते हो, ठीक है, मान लो आपने एक बिस्किट परचेज कर लिया, तो आपने दुकानदार को लिया। अब दुकानदार आगे इस 10 रुपये से क्या करता है, मान लो उसको उसने आइसक्रीम खा ली, ठीक है, उसने आइसक्रीम खा ली, तो उसने ये वाले पैसे किसको दे दिए, आइसक्रीम वाले को दे दिए। आइसक्रीम वाले को मान लो टमाटर की ज़रूरत थी, ठीक है, आइसक्रीम वाले को टमाटर की ज़रूरत थी, तो उसने इसको पैसे दे दिया। अब एक इकोनॉमी के अंदर ये 10 रुपये तो वही एक है ना, लेकिन ये 10 रुपये पहले इस पर्सन से इसके पास गए, ठीक है, फिर इस बी पर्सन ने आइसक्रीम खरीदी, वो सी के पास चले गए, तो सी पर्सन ने आगे टमाटर खरीदे, तो टमाटर वाले के पास चले गए। तो लेकिन देखो आपने क्या देखा, नोट तो एक ही है, लेकिन वो पूरी इकोनॉमी में सर्कुलेट होकर घूम रहा है। करेंसी जितनी ज़्यादा सर्कुलेशन में होगी, जितनी ज़्यादा उसको यूज़ किया जाएगा, चलन मतलब एक ही सिक्के को कितनी बार चलाया जा रहा है, तो किसी भी मनी की अगर जितनी ज़्यादा चलन गति होगी, उतनी ही क्या होगा, मनी सप्लाई ज़्यादा दिखेगी इकोनॉमी में, ठीक है। तो यही कह रहा है द वेलोसिटी ऑफ मनी क्या होता है, इज अ मेजरमेंट ऑफ रेट एट विच, किस दर से जो है हमारे यहाँ पर जो मनी है वो एक्सचेंज हो रही है। जैसे मैंने कहा 10 रुपये का नोट ऐसे सर्कुलेट चल रहा है, वही एक नोट ए से बी, बी के पास सी, सी से डी, ऐसे जा रहा है, ठीक है। इट इज़ अ नंबर ऑफ टाइम, कितनी बार मनी जो है मूव कर रही है एक एंटिटी से दो एंटिटी। हमने देखा ए ने बी को दिया, बी ने सी को दिया, उसने आइसक्रीम खरीदी, फिर उसने टमाटर खरीदे, तो ये एक मनी कितनी लोगों के हाथ से गुजर रही है। इट ऑल्सो रेफर हाउ मच अ यूनिट ऑफ करेंसी, कि एक ही करेंसी का कितनी ज़्यादा बार हमने यूज़ किया। तो वेलोसिटी ऑफ मनी जितनी ज़्यादा होती है, मनी सप्लाई भी उतनी ज़्यादा हमें दिखाई देती है। वेलोसिटी ऑफ मनी, पैसे को जितना कम इस्तेमाल किया जाएगा उतनी हमारी क्या हो जाएगी, मनी सप्लाई जो है वो कम होगी। तो वेलोसिटी ऑफ मनी की एक ही सिक्कों को कितनी आइडेंटिटी में चलाया जा रहा है, ये भी हमारी मनी सप्लाई को अफेक्ट करती है। अगला जो पॉइंट है, जैसे हमने कुछ पॉइंट्स रह गए, तो वो है कि बैंक क्रेडिट। बैंक जितना ज़्यादा लोगों को उधार देगा, ठीक है, उतना ज़्यादा लोगों के पास कैश आएगा। जितना ज़्यादा लोगों के पास कैश होगा, उतनी इकोनॉमी में क्या होगी, मनी सप्लाई होगी। तो बैंक क्रेडिट भी मनी सप्लाई को प्रभावित करते हैं। डेफिशिएट फाइनेंसिंग क्या होती है, हर एक बैंक जो जब गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाते हैं उनकी इनकम से, तो गवर्नमेंट को घाटे का बजट, मतलब नोट छापने पड़ते हैं, तो घाटे का जो बजट है उसको अपनाना पड़ता है। तो जितने ज़्यादा नोट इकोनॉमी में छपेंगे एक लिमिट तक, तो उतना ज़्यादा क्या होगा, मनी सप्लाई होगी। लेकिन नोट एक ऐसी चीज़ है जिसको हम ज़्यादा नहीं छाप सकते, क्योंकि क्या होगा, इन्फ्लेशन हो जाएगा इकोनॉमी में। तो डेफिशिएट फाइनेंसिंग जो होती है वो भी मनी सप्लाई को प्रभावित करती है। हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कितना है, मतलब हमारे पास जो विदेशी मुद्रा है उसका भंडार जितना ज़्यादा होगा, हम कहेंगे हमारी मनी सप्लाई उतनी अच्छी है इकोनॉमी की, हम मॉनेटरी बेस हमारा जो है पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग है। गवर्नमेंट कितना एक्सपेंडिचर करेगी, जितना ज़्यादा किसी भी कंट्री में गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करेगी, चाहे वो सब्सिडी पे करे, चाहे वो डिफेंस पे करे, चाहे वो एग्रीकल्चर पे करे, चाहे वो किसी भी चीज़ पर करे, उतनी ज़्यादा मनी की जो सप्लाई है इकोनॉमी में बढ़ेगी। एफडीआई हमारे यहाँ जितना ज़्यादा आएगा उतना ज़्यादा मनी सप्लाई बढ़ेगी, और जितना एफडीआई कम आएगा उतना मनी सप्लाई कम होगी। तो फैक्टिंग बहुत से फैक्टर्स हैं जो मनी की सप्लाई को अफेक्ट करते हैं। आज हमने उनमें से कुछ फैक्टर जो मेन फैक्टर्स होते हैं, जैसे हाई पावर मनी, वेलोसिटी ऑफ मनी। हाई पावर मनी को आप कितने डिफरेंट 2-3 फॉर्मूलों से निकाल सकते हो, ठीक है। हाई पावर मनी की सप्लाई को आप कैसे कैलकुलेट करते हो, कौन कौन से और फैक्टर्स हैं जो कि मनी की सप्लाई को प्रभावित करते हैं, हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया। आई होप सो आपको मेरी ये वीडियो समझ आई होगी। यहाँ पर हमारा फैक्टर अफेक्टिंग मनी सप्लाई और मनी मल्टीप्लायर जो है वो क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।